अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हमने एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है जिसका नेम है हीमोफीलिया। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये हमारे पास जो डिसऑर्डर है ये क्या इसमें जो है वो डेफिशिएंसी होती है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर हम इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हमारे पास हीमोफीलिया की 3 टाइप्स होती हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड सी। उनकी हमने परसेंटेज देखनी है कि उनकी हमारी पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज है और कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा है और हमारे जो है कौन से ट्रेड जो है वो इससे लिंक्ड है। तो हीमोफीलिया हमारे पास एक रेयर हेरिडिटी डिसऑर्डर है। ये हमारे पास एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है। ये हमारे पास एक एमसीक्यू भी बन सकता है जो कि क्रोमोसोमल जो है वो उनके ट्रेड्स के साथ लिंक्ड है, यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर जो अलील प्रेजेंट होती हैं ये उनमें से किसी अलील की एब्सेंस या डोमिनेंट या रिसेसिव होने से ये डिज़ीज़ जो है वो एक्सप्रेस होती है। ये डिज़ीज़ जो है इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता, फेलियर ऑफ ब्लड टू क्लॉट। ऐसे पेशेंट्स को जिनको हीमोफीलिया होता है उनका अगर किसी भी किस्म की इंजरी हो जाए, स्मॉल कट्स लग जाएं या कोई इंटरनल इंजरी हो जाए तो उस केस में वो ब्लड क्लॉट नहीं होता और ब्लड के ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज होने की वजह से एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमने इसे रेयर डिसऑर्डर कहा है, बिकॉज़ ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन नहीं चल पाता क्योंकि वो पर्सन ही डेथ जो है उसकी तरफ चला जाता है और इस डिज़ीज़ को वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। इस डिज़ीज़ में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो पाता? ड्यू टू द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड प्लाज्मा। कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई इंजरी हो जाए इंटरनल और से एक्सटर्नल तो उसको उधर ब्लड क्लॉट करवा देती हैं, वाउंड बन जाता है जिससे ब्लड जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि इंट्रोडक्शन थे हीमोफीलिया के। अब हम इसकी मज़ीद टाइप्स को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास हीमोफीलिया की 3 टाइप्स बनती हैं। हमारे पास है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। अगर परसेंटेज देखी जाए हमारे पास परसेंटेज क्या है इन तीनों टाइप्स की और इनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी है, तो वो हमारे पास है हीमोफीलिया ए दैट इज़ 80%, हीमोफीलिया बी 20% एंड हीमोफीलिया सी 1%। यानी कि ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि इन तीनों टाइप्स में से कौन सी अबंडेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 80%, मीन्स हीमोफीलिया ए सबसे ज़्यादा अबंडेंट है इन द पॉपुलेशन। अब हमने देखना है कि इन तीनों टाइप्स में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो एब्सेंस होते हैं उनमें से कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर किस टाइप में एब्सेंट है। तो हमारे पास फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया ए के केस में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है वो है 8 फैक्टर हमारे पास एब्सेंट होता है। हीमोफीलिया बी के केस में 9th फैक्टर एब्सेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और हीमोफीलिया सी के केस में 11 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें आप मेमोराइज़ करके इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब हमने देखना है कि ये कौन सी ट्रेड जो है वो उससे लिंक्ड है। यानी हमारे पास जो हीमोफीलिया ए है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यानी एक्स क्रोमोसोम पर ये एक रिसेसिव जो है वो अलील से लिंक्ड है और ये इसकी ट्रेड है। हीमोफीलिया बी की बात करें तो ये भी एक्स क्रोमोसोम पर इसकी अलील प्रेजेंट होती है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। और हमारे पास जो हीमोफीलिया सी है इसकी ट्रेड लिंक करती है ऑटोसोमल रिसेसिव से।
अब हम देखते हैं कि कितने चांसेस होते हैं इन तीनों टाइप्स में से मेल और फीमेल में। तो चांसेस की बात करें तो हमें पता है कि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास एक्स लिंक जो डोमिनेंट होता है वो फीमेल से लिंक्ड होता है, क्योंकि फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो मेल से रिलेटेड होता है, और मेल में इसकी ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। तो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये मेल में होगा, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो ये फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते। तो हमारे पास जो चांसेस हीमोफीलिया ए के हैं, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है मेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। वही बी में भी एक्स लिंक रिसेसिव है तो मेल में इसके चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और ऑटोसोम रिसेसिव, ऑटोसोम क्योंकि दोनों में एक जैसे होते हैं तो फिर हमारे पास मेल और फीमेल में इसके इक्वल चांसेस हो सकते हैं। तो इसका अगर हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि दिस डिजीज़ इज़ मोर अबंडेंट इन मेल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये हमने जो टेबल डिस्कस किया है ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जेनेटिक्स देख लेते हैं हीमोफीलिया ए की, कि आखिर मेल और फीमेल में इनकी जीनोटाइप्स किस तरह से होते हैं और किस तरह के जीनोटाइप होने से डिज़ीज़ के एक्सप्रेस होने के चांसेस होते हैं, और हमारा ये चांसेस और ट्रेट वाला पॉइंट भी इस चीज़ से क्लियर हो सकता है। अब हमने जेनेटिक्स देखनी है हीमोफीलिया ए की, तो यहाँ मैं हीमोफीलिया ए ही लिख देती हूँ। जेनेटिक्स यानी जीनोटाइप को देखना है कि इसका जीनोटिपिक सीक्वेंस क्या होगा हमारे पास हीमोफीलिया ए का। पहले हम मेल में देख लेते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम डिफ़र करते हैं। तो हमारे पास पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो कैपिटल एज होगा वो डिनोट किया जाएगा फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल, और स्मॉल एज होगा हीमोफिलिक। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अब हम जेनेटिक्स जो हैं वो हीमोफीलिया ए की मेल में देखते हैं कि मेल में क्या नॉर्मल और हीमोफिलिक इंडिविजुअल का सीक्वेंस होता है। तो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम पर अगर कैपिटल एज हो और साथ में वाई प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स और वाई मेल में प्रेजेंट होता है, तो ये इंडिविजुअल हमारे पास नॉर्मल होगा। हम इसे होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस नहीं कह सकते, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस अगर होता तो हमारे पास वाई जो है उसकी जगह भी एक्स और एज कैपिटल प्रेजेंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर चूँकि काउंटर पार्ट पर यानी वाई पर कोई एलील प्रेजेंट नहीं है वाई क्रोमोसोम पर, तो इसे हम होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट के नाम से नहीं बुलाएंगे इन केस ऑफ मेल, क्योंकि काउंटर पार्ट यानी वाई क्रोमोसोम पे कोई एलील उसकी प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे फिर हेमीजाइगस के नाम से बुलाएंगे। तो इधर इस केस में हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो है हेमीजाइगस। तो आपने याद रखना है कि ये टर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें, ये नॉर्मल मैन था जिसमें एक्स क्रोमोसोम पर जो अलील प्रेजेंट थी वो कैपिटल एज थी, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल को एक्सप्रेस कर रही है, और काउंटर पार्ट पे कोई अलील प्रेजेंट नहीं है। अगर हीमोफिलिक इंडिविजुअल की बात की जाए तो उसके एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल एज प्रेजेंट होगा, और वाई पे आपको पता है कि काउंटर पार्ट पे कोई एलील प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारे पास जो इंडिविजुअल है ये हीमोफिलिक है। ये सिंपल सी बात थी जो इनकी जीनोटाइप से हमें पता लग जाती है कि कौन सा हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल है और कौन सा हीमोफिलिक है इन केस ऑफ मेल। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में चूँकि वाई तो क्रोमोसोम होता नहीं, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं दोनों तरफ, तो वहाँ पर जो है हेमीजाइगस की टर्म इस्तेमाल नहीं होगी। तो इन फीमेल्स अगर नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो ये हमारे पास, क्योंकि दोनों तरफ एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल एज जो है वो प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल फीमेल है। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तो ये नॉर्मल हेट्रोजाइगस सीक्वेंस बन जाएगा, लेकिन ये साथ साथ हम इसे कैरियर भी कहेंगे कि हो सकता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में
या तो अपनी डॉटर या सन को ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो पास करे, और उसका जो हस्बैंड है उसके में भी हीमोफिलिक जो है वो डिसऑर्डर प्रेजेंट हो, तो फिर ये एक डॉटर जो कि हीमोफिलिक होगी उसके चांसेस भी 50% हो सकते हैं अगर हस्बैंड भी हीमोफिलिक हो तो, क्योंकि यहाँ पर फीमेल सिर्फ कैरियर है, तो प्रोजेनी में चांसेस हो सकते हैं कि ये क्रोमोसोम भी एक्सप्रेस हो सके, जो कि यहाँ पर एज अ रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। और अगर फीमेल के केस में हीमोफिलिक फीमेल को देखना हो तो उसमें होमोजाइगस रिसेसिव का जो है वो कंपैरिजन बनेगा, जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल एज प्रेजेंट होंगे। इसको हम हीमोफिलिक फीमेल कहेंगे। तो ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट थी, और ये हमारे पास जीनोटाइप है होमोजाइगस रिसेसिव। और यहाँ हमने क्योंकि काउंटर पार्ट पे कोई एलील प्रेजेंट नहीं था, तो हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हेमीजाइगस का वर्ड इस्तेमाल किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हीमोफीलिया को देखा, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स और उनके जेनेटिक्स मेल और फीमेल में। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।